हाँ, हम आपको एमएसएन में आज वायरस बॉर्न डिजीजेज में मिजिल्स, रूबेला या खसरा पार्ट 2 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें कल बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी गई, जैसे इसका इंट्रोडक्शन, इसका काज, इसके क्लिनिकल फीचर, इंक्यूबेशन पीरियड, ये तमाम चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आज के वीडियो में हम इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएंगे। तो जब यह बीमारी होती है या इसका इन्फेक्शन होता है तो उस समय बहुत सारी और दिक्कतें भी इसके साथ जुड़ जाती हैं। जैसे इसके इन्फेक्शन को देखिए आप, ये फेफड़े तक पहुंच जाता है और फेफड़े में संक्रमण पैदा करता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है जिसको आप निमोनिया कहते हो। वहाँ पर काफ़ी स्पुटम बन जाता है और सांस लेने में रुकावट होती है। ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इसके इन्फेक्शन की वजह से लंग के अंदर। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कीरेटिनाइटिस। कीरेटिनाइटिस का मतलब, कार्निया का नाम आप जानते हैं, जो आँख का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, तो उस पे इसका इन्फेक्शन पहुंचता है और कार्निया में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बन जाती है। जब इन्फेक्शन होगा कार्निया में, जब इसका इन्फेक्शन पहुंचता है तो रिजल्ट क्या होता है? कीरेटिनाइटिस। मतलब कार्निया में इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो जाएगी। और इसका इफेक्ट कहाँ पहुंचेगा? स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब, ये जो ओरल कैविटी में, माउथ गुहा में जो म्यूकोजल लेयर होती है उसमें इन्फेक्शन इसका पहुंचता है, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है और उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, बच्चा खाने पीने में असमर्थ हो जाता है। और दिक्कत क्या होती है? इंटेराइटिस। इंटेराइटिस का मतलब छोटी आंत में इन्फ्लेमेशन का हो जाना, यानी इसका इन्फेक्शन छोटी आंत में क्या करता है, वहां पर जब इन्फेक्शन होता है तो छोटी आंत में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, बच्चा खाने पीने में असमर्थ हो जाता है, जो खाता पीता है वो भी रुक नहीं पाता है। तो ये चार जो प्रमुख लक्षण हैं, इनको हम एक समूह में रखते हैं, इसको कहते हैं समूह एक। अब आइए समूह 2, ये दूसरा ग्रुप है। इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं? तो इसमें पहला जो बताया गया, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस का मतलब, ओटी का मतलब कान, ईयर। आइटिस लगा है मतलब कान में सूजन है। लेकिन कान के 3 पार्ट आप जानते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडिल ईयर। तो मीडिया का मतलब मिडिल, यानी मध्य कर्ण में इसका इन्फेक्शन पहुंचता है और वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। तो फिर जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सुनने में भी दिक्कत होती है, पेन होता है। अगली प्रॉब्लम क्या होगी? ब्रांको न्यूमोनिया, माने श्वास नलिका में सूजन। जिन नलिकाओं के द्वारा आप सांस को अंदर फेफड़े तक पहुंचाते हो, उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, उसी नलिकाकार रचना को हम क्या बोलते हैं? ब्रांकाई बोलते हैं। तो उसमें ब्रांको न्यूमोनिया, उसमें न्यूमोनिया जैसा ही इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे को सांस लेने में काफी दिक्कतें होती हैं, दम घुटने जैसी स्थिति बन जाती है। और अगली प्रॉब्लम क्या बताया गया समूह 2 में? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मतलब कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है? जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो ये कंजक्टाइवा, आंख के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो पूरे आंख को कवर करती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये लिखा हुआ है, आंख की झिल्ली में सूजन हो जाता है। अब आंख की झिल्ली में जिसके सूजन हो जाएगी, समझिए इसके साथ बहुत सारी दिक्कतें उसको होंगी, देखने में प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, पानी गिरेगा, तमाम दिक्कतें इस प्रॉब्लम में उसको झेलनी पड़ती है। अब तीसरा ग्रुप जो बताया गया, समूह 3, इसमें खास तौर से पोस्ट वायरल इंसेफेलाइटिस। ये क्या है? मतलब इस वायरल के इन्फेक्शन के बाद, ये करीब ठीक होने के बाद, इंसेफेलाइटिस, इंसेफाबाल मतलब ब्रेन, मस्तिष्क, उसमें इसका इन्फेक्शन के वजह से
इन्फ्लेमेशन बन जाता है, सूजन हो जाती है, और इसके वजह से दिमागी जो प्रेशर बनता है उससे तमाम दिक्कतें होती हैं। समूह 4, ये चौथा ग्रुप है। इतनी प्रॉब्लम्स होने के साथ साथ अभी और कुछ बाकी है। ये देखिए, वजन का काफी हद तक घट जाना, लॉस ऑफ बॉडी वेट। जब बच्चा खाएगा नहीं, मुंह में उसके छाले पड़े हुए हैं, दाने पड़े हुए हैं, आप सोच लीजिए कैसे वो खाएगा। उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ डाइजेशन का काम होता है, आप जो भी कुछ खाते पीते हैं वो सब का सब मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचकर वहीं इसका प्रॉपर डाइजेशन होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो वहां पर जब इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो फिर ये क्रिया बाधित होती है। रिजल्ट क्या होता है, बच्चे का भोजन बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसका प्रतिफल क्या देखने को मिलेगा, उसका बॉडी वेट घट जाएगा, वो काफी दुबला पतला कमजोर हो जाएगा। और इस ग्रुप में दूसरी जो प्रॉब्लम बताई गई, कार्नियल अल्सरेशन। कार्नियल माने, कार्निया का नाम आप जानते हैं, कार्निया आंख की एक पार्ट है, जो आंख में आपको काला काला गोलाकार स्ट्रक्चर दिखता है, उसी को कहते हैं कार्निया। तो कार्निया में अल्सर का होना, कार्निया में क्या होता है, अल्सरेटिव वुंड हो जाते हैं, घाव हो जाती है। अब इसके वजह से एक व्यक्ति को या संक्रमित बच्चे को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, ये आप सोच सकते हैं। अगला इसमें दिया हुआ है क्वाशिओरकर। क्वाशिओरकर क्या है, यह एक अफ्रीकी शब्द है। इसका मतलब होता है नवजात में प्रोटीन की कमी के वजह से कुपोषण का होना। नवजात में यदि प्रोटीन प्रॉपर लेवल पर नहीं है तो उससे वो माल न्यूट्रिशन में चला जाता है, कुपोषण में चला जाता है। तो ये तमाम बहुत सारी दिक्कतें, नाम तो सिर्फ मीजिल्स, रूबेला या खसरा ही इसका है, तो खसरा तो अपने जगह पर है, उसके साथ इतनी सारी दिक्कतें एक इन्फेक्टेड बच्चे को झेलना पड़ता है। अब जब इतना कुछ हो सकता है तो इससे बचने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय जो हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन, माने टीकाकरण करके इससे बचा जा सकता है। तो इसमें पहला टीका जो अवेलेबल है वो है मीजिल्स रूबेला वैक्सीन, यानी यह वैक्सीन 9वें मंथ में लग जानी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद 9वां मंथ जब आता है तो इसको लग जाना चाहिए। और इसका लगाने का रूट क्या है, तो सबकुटेनियस, माने स्किन के ठीक नीचे और पेशियों के ठीक ऊपर, दोनों के बीच में इस वैक्सीन का हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये क्या होता है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ये इसी वायरस को हम लाइव होता है, जिंदा इसमें होता है, उसके हम टॉक्सिटी वाले पदार्थ को कम कर देते हैं, क्षमता को घटा देते हैं, बहुत माइन्यूट कर देते हैं, और फिर उसका हम एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। इसका डोज कितना होना चाहिए, तो 0.5 ml। इसकी जो पहली डोज लगेगी वो कितने की होगी, 0.5 ml। इसके बाद फिर हम उसको बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज यानी सेकेंड डोज का भी यूज करते हैं। वो कब लगना चाहिए, तो लिखा गया है कि 16 से 24 मंथ, यानी जन्म के 16वें महीने से लेकर के 24वें महीने के अंदर कभी भी इसको लगवा देना चाहिए। दूसरी वैक्सीन जो हम यूज करते हैं वो है MMR। यम से मतलब मिजिल, यम से मतलब मम्स, और आर से मतलब रूबेला। ये वैक्सीन कई वायरल इन्फेक्शन में काम करती है, उसके टॉक्सिसिटी को रोकती है, उसके इन्फेक्शन को रोकती है। इसका डोज होता है 0.5 ml। इसका रूट क्या होगा, सबकुटेनियस, यानी इसका भी रूट वही है जैसे आपने इस वैक्सीन को मिजिल्स रूबेला वैक्सीन का इंट्रोड्यूस किया, बॉडी में यूज किया, वैसे ही इसका भी हम यूज करते हैं। तो इसका रूट है सबकुटेनियस, स्किन के ठीक नीचे। तीसरी जो हम बचने के उपाय में तीसरी जो उपाय करते हैं वो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन का यूज। ये बीमारी के प्रथम अवस्था में जब हम इसको यूज करते हैं, बीमारी के प्रथम अवस्था में,
रोग की गंभीरता को कम करने की। तो ये हो गए प्रिवेंशन के लिए। वैक्सीनेशन में मीजल्स रूबेला वैक्सीन का यूज, वैक्सीन एएमएमआर का यूज, और फिर तीसरा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये इन्फेक्शन को प्रिवेंशन के तौर पर तो नहीं, लेकिन जो बच्चा इन्फेक्टेड हो गया है उसके बीमारी होने के जैसे मालूम हो, हम इसको उसके प्रथम अवस्था में लगा देते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इससे ये होता है कि थोड़ा इसकी गंभीरता कम हो जाती है, रोग की सिवियरिटी कम हो जाती है, रोग थोड़ा हल्का हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहला उपाय हमें ये करना चाहिए कि जो इन्फेक्टेड बच्चा है, संक्रमित बच्चा है, उसको अलग थलग कर देना चाहिए और अलग रख करके उसकी व्यवस्था करके उसका हमें इलाज करना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि वह समूह में रहने पर ये कम्युनिकेबल होता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलने का चांस यहाँ पर बनता है। दूसरा उपाय क्या करेंगे? संक्रमण का निदान होने के 2 दिन के अंदर वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। संक्रमण का निदान होने के 2 दिन के अंदर ही इस वैक्सीन का हम यूज कर लेते हैं। दूसरा है संक्रमित मुंह एवं गले के स्राव का उचित तरीके से निस्तारण एवं निसंक्रमण कर देना। बच्चा जो ये छींकता है, खांसता है, बोलता है, तो उसके मुंह से जो पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं उसमें इसका पॉजिटिव एजेंट पड़ा होता है। तो उस जो डिस्चार्ज माउथ से या गले से निकल के बाहर आ रहे हैं, या फिर हम स्वाब की मदद से लेकर के और उनको हम प्रॉपर तरीके से उनका डिसइंफेक्शन उनको कर देना चाहिए, ये डिसंक्रमित कर देना चाहिए और उनका निस्तारण कर देना चाहिए, डिस्पोजल कर देना चाहिए। तीसरा उपाय जो हम करते हैं वो है इस बीमारी की गंभीरता को, इसके लक्षणों को, इससे बचने के तमाम उपाय को हम आम लोगों को बता करके और इस भारी मुसीबत से या फिर खसरा के इन्फेक्शन से हम उनको बचा सकते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, लोगों को पता नहीं होता है, वही काम कर बैठते हैं जिससे इसको फैलने में मदद मिले। तो अगर उनके अंदर जागरूकता है तो सावधान रहते हैं और इससे बचने के सही तरीकों को यूज करके, अपना करके इस भयंकर बीमारी से अपने को बचा सकते हैं। तो इसी के साथ ये रूबेला खसरा पार्ट 2 का एंड हुआ। फिर हम अगले एपिसोड में कोई नया वायरस लेकर के आएंगे।